रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जून तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। 12% बढ़ा मुनाफा। बालाजी टेलीकॉम में 24.9% हिस्सा खरीदने का फैसला। आईटी कंपनी विप्रो के नतीजे रहे उम्मीद के मुताबिक, लेकिन गाइडेंस ने किया निराश। 320 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 11,000 करोड़ के शेयर बायबैक का फैसला। रामनाथ कोविंद होंगे देश के 14वें राष्ट्रपति। चुनाव में मिले 66% वोट। 25 जुलाई को लेंगे शपथ। 2000 के नए नोट ज्यादा नहीं छापने का फैसला। 2000 के 100 करोड़ नोट छापने की रिजर्व बैंक की मांग को ठुकरा चुकी है सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कल की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती का मूड। निफ्टी 9,900 के नीचे फिसला, लेकिन बैंक निफ्टी ने बाजार को संभाला। हर शख्स का सपना होता है एक अदद घर, एक गाड़ी, बच्चों की अच्छी शिक्षा। इसके लिए कमाई के साथ बचत भी जरूरी होती है और बचत का सही जगह निवेश भी जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में हम आपकी उलझनों को सुलझाने की आज भी कोशिश करेंगे। और आज इसमें मेरे साथ शामिल है पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, आपका स्वागत है। थैंक यू। सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और हमारी पहली दर्शक सीमा मजूमदार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सीमा, बताएं कहां से बोल रही हैं और घर खरीदने का सपना रखती हैं आप? हाँ। है आपका नाम, माफ कीजिएगा? असित मजूमदार, सीमा मजूमदार के हस्बैंड। अच्छा, तो आपका सवाल आपकी वाइफ की तरफ से आया था, इसीलिए कंफ्यूजन है। पूछिए आशित जी। हाँ, हमने को एप्लीकेंट, मैं और मेरी वाइफ हैं, हमने एक घर लिया है और एसबीआई से इसका होम लोन भी करवाया है। जस्ट 2 महीने हुआ है। तो हमने अप्लाई किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, क्योंकि घर का जो मतलब MIG 2 स्कीम में हम एलिजिबल हैं। ठीक है, आप दोनों वर्किंग हैं, आप और आपकी वाइफ? हम वर्किंग हैं, हमारी वाइफ वर्किंग नहीं है। अच्छा, तो आपने यहाँ पर एसबीआई की तरफ से अप्लाई कर दिया है? अप्लाई? हाँ, अप्लाई कर दिया है, सब हो भी गया है। और मैं पीएम के प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम में भी अप्लाई कर दिया हूँ। ओके, तो आप योर मनी से आपको क्या सलाह चाहिए? हाँ, सलाह ये चाहिए कि उनसे फर्दर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, क्योंकि हमको मालूम नहीं है वेदर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, उसका क्या स्टेटस है, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। आपका सवाल ये है आशित जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपने मीडियम इनकम ग्रुप की कैटेगरी के लिए अर्जी दी है, वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, ये जानना चाहते हैं हमसे, है ना? चलिए ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और पूजा, इन्हीं के साथ वो तमाम दर्शक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी हम सलाह देंगे। अशित जो कि सीमा के पति हैं, इन्हें हम सलाह दें उससे पहले मुझे इस योजना के बारे में कुछ समझाइए। किस तरह के इनकम लेवल के लोगों को जो घर का सपना है उनका पूरा हो सकेगा इसके तहत? जी कविता, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में शुरू किया था और ये 7 साल की एक स्कीम है। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये स्कीम के लिए प्रोत्साहन किया था कि जितने भी लोग हैं उनके पास घर होना बहुत जरूरी है बाय द एंड ऑफ 2022। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम रेंज के हिसाब से बाइफर्केट किया था। जैसे जिनकी इनकम सालाना 3 लाख तक है वो एक EWS कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हम कहते हैं। जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है वो लो इनकम ग्रुप में आ जाते हैं, LIG कैटेगरी। जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है वो MIG कैटेगरी 1 में आते हैं। और जिनकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में है वो MIG कैटेगरी 2 में आते हैं। तो इस तरीके के जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, इनके लिए इनके सब्सिडीज डिफर करते हैं। जैसे मैं कहूंगी 2015 से पहले इन्होंने सिर्फ EWS और LIG शुरू किया था। फिर तब तक अराउंड जनवरी 2017 तक कुछ 20,000 लोगों ने इसका लुफ्त उठाया और लोग इसमें शामिल हो और 2022 तक ये सपना पूरा हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने MIG 2016 की न्यू ईयर्स ईव को लॉन्च किया। तो सब्सिडी मुझे बताइए किस तरह कैलकुलेट होती है, किस तरह दी जाती है? और साथ ही अशित जो है वो मीडियम इनकम ग्रुप में आते हैं या लो इनकम ग्रुप में आते हैं?
जी देखिए कविता, जैसे इनका 6 लाख का इनकम है जो वो बता रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं कहूंगी कि ये LIG कैटेगरी में आते हैं और सब्सिडी LIG कैटेगरी के लिए 6.5% की इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई है। ओके, और मुझे ये बताइए कि अब इनकी इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड कैसे होगी और कितना ब्याज इन पर लगेगा कितना चुकाने के बाद? ओके जैसे इनका 10 लाख का लोन है तो मैं कहूंगी कि इनको अराउंड EMI जो होगी 9,000 के आसपास पड़ेगी मंथली EMI। और गवर्नमेंट की तरफ पूरे 10 लाख पर पूरे 10 लाख पर और गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी है वो 2.68 लाख की उनको सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट, पहली मुश्त जो जाएगी उसके 6 महीने के बाद आपको आपके बैंक अकाउंट में ये जो सब्सिडी है 2.68 लाख की वो क्रेडिट हो जाएगी। तो मुझे अब ये समझाइए कि अब प्रोसीजर क्या है? इन्होंने शायद अप्लाई तो कर लिया है इस योजना के तहत, इन्होंने अर्जी सब दे दी है बैंक में, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, वो कैसे इस एप्लीकेशन के लिए जाएं? जी कविता, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम नॉर्मली लोन लेते हैं वैसे ही आपको ये स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई करना है। आप बैंक में जाएं, नॉर्मल प्रोसीजर से जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो फॉर्म्स हैं वो आप भरें। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है कविता, ये चीज कि आपका और कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। पक्का हाउस एज इन आपका खुद के नाम पे या आपके फैमिली मेंबर का खुद के नाम पे इंडिया में कहीं पे भी कोई घर नहीं होना चाहिए। और इसका डिक्लेरेशन देने के बाद आपको एक कोड दिया जाएगा। इस कोड के तहत आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शामिल किया जाएगा। चलिए, आशीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आपका और कोई सवाल? यहाँ लगता है फोन लाइन कट गई है, लेकिन इनके सवाल का जवाब हमने ददे दिया है। और सब्सिडी के बाद पहले 6 लाख पर जो ब्याज है लगभग 6.5% का इनको लगेगा और अगले 4 लाख पे 8.35 यानी 8.35% की दर पे आपको ब्याज लगेगा अगर आप अप्लाई कर चुके हैं। तो एक कंफ्यूजन जो शायद आपने सवाल में MG1 के तहत दी थी, यहाँ पूनम के मुताबिक, माफ कीजिएगा पूजा के मुताबिक, आपको यहाँ पर लो इनकम ग्रुप के तहत अप्लाई करना चाहिए, तब जाके आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर अमाम उल हक हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, बताएं कैसे हैं आप? जी ठीक है। हेलो। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। सवाल पूछिए, क्या है आपका? जी, मैं म्यूचुअल फंड के जरिए SIP में निवेश 1000 रुपया प्रति मंथ निवेश करना चाहता हूँ। ठीक है अमाम जी, मुझे ये समझाइए कि आप जो 1000 रुपए 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए, वो किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं, किस लक्ष्य के लिए? जी वही घर लेने के लिए। अभी तो मेरा उम्र 25-26 के लपेट में है। ठीक है, तो 20 साल के बाद आपको घर जो खरीदना है, कुछ उसका रफ अमाउंट आपके जहन में है? कुछ आपने कैलकुलेट किया है कि इतने का घर मुझे 20 साल के बाद लेना होगा? वही मान लीजिए 15 लाख और 15 लाख। 15 लाख ये 20 साल के बाद की वैल्यू बता रहे हैं या 15 लाख अभी है उस घर की वैल्यू जो आप खरीदना चाहते हैं? मैंने अभी 15 साल के बाद में हमको 30 लगभग 30 लाख चाहिए होंगे, ये बोल रहे हैं? ठीक है, आप हर महीना कितना कमा लेते हैं? वही हर महीना मेरा मंथली 9000 मंथली है। मंथली 9000 कमाते हैं, जिसमें से आप 1000 रुपए अपने घर के सपने के लिए देना चाहते हैं। तो इन्हें भी अपना घर खरीदना है। निवेश कहाँ करें, और साथ ही क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं यही कहने वाली थी कि ये भी, क्योंकि इन्होंने जो 15 लाख या 30 लाख के हिसाब से जो इन्होंने घर की राशि बताई है और जो इनकी महीने की इनकम जो 9000 है, उस हिसाब से वो भी इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो SIP रूट ये ले रहे हैं, जो इन्होंने गोल सेट किया है कि 15 साल के बाद इन्हें एक 15 लाख का घर, 15 लाख की राशि या 30 लाख की राशि, जैसे इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए कि आपको घर खरीदना है, ये एक बात है, लेकिन घर कब खरीदना है और उसका इन्फ्लेशन होने के बाद कौन सी राशि
राशि तक आपको पहुंचना है। तो जैसे इन्होंने 1,000 रुपए की SIP शुरू करने का सोचा है, मैं कहूंगी अगर यही 1,000 रुपए की SIP को वो 15 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो इजीली 15 लाख की उनकी राशि इकट्ठा हो जाएगी, अगर मैं 15% रिटर्न के हिसाब से लूंगी। लेकिन सवाल यही है कि महंगाई का, अब 15 लाख बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसकी घर की कीमत दोगुनी हो जाए जब ये खरीदना चाहें। तो हर किसी को हम यही कहते हैं कि लक्ष्य तय करते वक्त महंगाई को जरूर काउंट इन करें। 7 से 8% आप महंगाई को उसमें कैलकुलेट करके, उसको मल्टीप्लाई करके ही अपने लिए आर्थिक लक्ष्य डिसाइड करें। लेकिन अब अगर 30 लाख का भी मैं लक्ष्य मानकर चलूं, उम्मीद करते हैं कि हम जैसे जैसे इनकी आय बढ़ेगी अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी। कौन कौन से फंड आप रेकमेंड करती हैं? जी देखिए, जैसे अभी 1,000 रुपीज की SIP है तो हम इसको ज्यादा डाइवर्सिफाई ना करते हुए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे कोटक सिलेक्ट फोकस फंड है, वो एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का फंड है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज का वो लुफ्त उठा सकते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से शुरुआत करें, और मैं तो ये कहूंगी कि आप जितना हो सके हर साल रिव्यू करें और आपकी SIP अमाउंट को बढ़ाइए। चलिए अमाम जी, आप मुझे सुन सकते हैं, तो आपको हम कोटक सिलेक्ट फोकस में पूजा निवेश की सलाह दे रही हैं। फिलहाल शुरुआत आपको 1,000 रुपए से करनी है। बहुत अच्छी बात है, आप 25 साल के हैं केवल, और इतनी जल्दी अपने घर का सपना जो है आपने आंक लिया है, देख लिया है, उसको पूरा करने के लिए निकल भी पड़े हैं। और कोटक सिलेक्ट फोकस में निवेश की शुरुआत कीजिए, और हर साल आप चाहें तो अपने फंड को साल में 1 बार या 2 बार चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस गिर रही हो तो परेशान ना हो, थोड़ा सा समय आपको देना होगा, कम से कम 5 साल का समय तो हर फंड को देना ही चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर सके। कोई सवाल आपका और? जी नहीं, यही मेरा सवाल था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि निवेश की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करेंगे, और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ विकास कुमार फोन लाइन पर हैं झारखंड से। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका विकास जी? मैडम, मैं SIP में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पर मंथ। हाँ, यानी आप म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, 5,000 रुपए 15 साल के लिए निवेश करने हैं? ये मैम 15 साल के लिए। ठीक है, और सपना क्या है आपका? घर खरीदने का सपना है? हाँ मैम, घर खरीदने का सपना है। 50 लाख की जो रकम निर्धारित की है वो अभी के हिसाब से की है कि 15 साल के बाद इतने लगेंगे? मैम, मैं 15 साल तक उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके 1 साल बाद मैं और भी इन्वेस्ट करूंगा इसमें, और जितना कम से कम समय में हमको ज्यादा अमाउंट मिले तो मैं कुछ कम समय में रख पाऊँ। चलिए, बहुत बढ़िया, आप हर साल अपने निवेश को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। शुरुआत हालांकि पूजा ये 5,000 से करना चाहते हैं। विकास जी, एक सवाल, पहली बार निवेश कर रहे हैं कि इसके अलावा भी आपका कुछ निवेश है? नो मैम, पहली बार कर रहा हूँ। चलिए, तो ये भी पहली बार निवेश कर रहे हैं। तो आज हमारे ऐसे बहुत दर्शक हैं जो पहली बार निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं और हमसे सलाह ले रहे हैं। 5,000 की राशि और समय भी अच्छा है, 15 साल का इनका समय है, और कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे भी 10%, 20%, जितना भी हो सके इनको बढ़ाने की हम सलाह देते हैं। लेकिन इनकी अप्रोच अब क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, जो 5,000 की राशि इन्होंने नक्की की है, इनका टारगेट है 50 लाख, इन्हें 15 साल में अचीव करना है। तो मैं कहूंगी कि आज से 5,000 रुपीज की SIP आप 2,500 की 2 SIPs में डालिए, ठीक है, और हर साल आप मात्र 20% से इसको बढ़ाइए, मतलब 1,000 की SIP आप हर साल बढ़ाइए। ठीक है, इसके तहत 15 साल में आपको आपका 50 लाख का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन, जो 2,500 और 2,500 की SIP मैं कह रही हूँ, वो मैं कहूंगी कि आप 2 फंड्स में डालिए जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी कहेंगे, जिसमें एक कोटक सिलेक्ट फोकस है और एक L&T इंडिया वैल्यू मैं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपका गोल सेट है 50 लाख का। अगेन एक चीज ध्यान में रखें, अगर आपने कोई सेट चीज दिमाग में रखी है तो आप इन्फ्लेशन को काउंट करिए, ठीक है। सेकेंडली, जैसे जैसे आपका समय आगे आता जाएगा आपके गोल के, तो आप देखते रहिए, आपको रिव्यू करते रहिए कि आपका गोल और आपके इन्वेस्टमेंट में कितनी गैप है। अकॉर्डिंगली हम 3-5 साल के बीच में कुछ भी एक स्टेप ले सकते हैं, एक अग्रेसिव फंड डाल सकते हैं। या तो मैं काफी टाइम क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ कि आप 50 लाख
लाख का अगर आपका गोल है और 15वें साल पे आप पहुंचे हो, मार्केट्स का हमें पता नहीं होता है, काफी टाइम ऊपर नीचे होती है, तो 48 ईयर्स से ही आप आपकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कीजिए, क्योंकि तभी अगर आपका गोल नियर हो चुका है तो लास्ट जब भी आपको कोई पर्टिकुलर दिन पे वो अमाउंट चाहिए उसके 6 महीने पहले से आप उसका रिडेम्पशन ले लीजिए या तो लिक्विड फंड में डाल दीजिए। इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे वो टाइम पे मार्केट में गिरावट है तो उनकी एसआईपी अमाउंट नीचे चली जाती है। तो पूरा कैलकुलेशन जो हमने 15 साल का एक किया था, एक 50 लाख की राशि लाने के लिए, वो एक टॉस पे चला जाता है। तो रिव्यू करते रहिए और जो गोल के नजदीक जाते हैं तब 1-2 साल के पहले कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए जिसकी वजह से आप आपका गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर विकास जी आपको L&T इंडिया वैल्यू फंड और साथ ही कोटक सिलेक्ट फोकस में आपको 2500 की एसआईपी रेकमेंड की जा रही है और हर साल आपको अपना निवेश बढ़ाना ही है, तो उस पर आप बने रहिए और जितना हो सके आप घबराएं ना, फंड की परफॉर्मेंस को देखते हुए निवेश में बने रहें। और एसआईपी से निवेश करने का मतलब ही यही है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। क्या स्टेप अप एसआईपी इनको करनी चाहिए? स्टेप एसआईपी भी ये ले सकते हैं अगेन, क्योंकि जैसे इन्हें 1000 रुपीज़ की एसआईपी मैं रेकमेंड करती हूँ, तो आप स्टेप एसआईपी करके हर साल 1000 रुपीज़ का एक एडिशनल एसआईपी का आप फॉर्म भर सकते हैं और आप वो सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस सिस्टम के तहत आप भूलेंगे नहीं कि अब मुझे एक एडिशनल अमाउंट एसआईपी में डालना है। वो हर साल ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी जो है वो 10% से बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो डिसाइड कर सकते हैं ऐसे में? 20% से आपको इनको बढ़ाने की मैं सलाह देती हूँ। तो यस, डेफिनेटली उन्हें पहले से ही एक फॉर्म पे भरना जरूरी है कि कितनी स्टेप एसआईपी उन्हें डालनी है। अच्छा, अब ये खुद एएमसी से ले, डायरेक्ट प्लान ले या रेगुलर प्लान ले? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे हमने सुना कि ये पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि शायद इन्हें इतना नॉलेज नहीं होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डायरेक्ट प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको एनएवी में ₹1 का आपको एनएवी में फर्क पड़ता है। रेगुलर प्लान ₹1 से ज़्यादा महंगे होते हैं और डायरेक्ट प्लान्स आपको ₹1 कम में मिलते हैं। और रिटर्न वाइज अगर हम देखें तो 3-5 साल के आसपास आपको 1% रिटर्न ज्यादा मिलता है एक डायरेक्ट प्लान में। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको म्यूचुअल फंड के सारे प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो ही आप डायरेक्ट प्लान लें, नहीं तो फिर आप रेगुलर प्लान्स की तरफ बढ़े, वही मैं सलाह करूंगी। चलिए, फंड तो हमने आपको बता दिए हैं। L&T इंडिया वैल्यू फंड, कोटक सिलेक्ट फोकस आपको रेकमेंड किया जा रहा है विकास। और अगर विकास की तरह आप भी पहली बार निवेश कर रहे हैं तो अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, @kavita.th पे ट्वीट कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज पे जाके सवाल छोड़िए या फिर हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप सभी जगह जरूर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से सूरज कुमार हमारे अगले दर्शक, जिनकी उम्र 26 साल की, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सूरज, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैम। पूछिए, आपने सवाल पूछना है। आपने 15 साल के लिए निवेश करना है एसआईपी के जरिए। कितने की एसआईपी करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? मैं 15 साल के लिए मैं 5000 का एसआईपी में करना चाहता हूँ। ओके, और जी किस लक्ष्य के लिए करना चाहते हैं सूरज? घर और रिटायरमेंट के लिए। मुझे केवल रिटायरमेंट सुनाई दिया, इसके अलावा और क्या है? रिटायरमेंट। ठीक है, तो रिटायरमेंट के लिए कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? आपका अभी का महीने का खर्च कितना है? यहाँ एक बार इनको फिर से हम कॉल लगाने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क में प्रॉब्लम है। लेकिन पूजा, 5000 रुपए की एसआईपी, 15 साल के लिए रिटायरमेंट ये अपना प्लान करना चाहते हैं। 26 साल की इनकी उम्र है। हमारे साथ फोन लाइन पे सूरज फिर से जुड़ चुके हैं। सूरज, मुझे ये बताइए, आप केवल 26 साल के हैं अभी, तो 15 साल में रिटायरमेंट के लिए आपको पैसे क्यों इकट्ठा करने हैं? ऐसे ही सोचता, मुझे 50 लाख मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए और 50 लाख अपने घर खरीदने के लिए। मतलब 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए? और मैं मतलब अभी 1 ईयर तक मैं जो है 5000 की मैं एसआईपी के माध्यम से दे सकता हूँ और 1 ईयर के बाद लगभग मैं अपना एसआईपी बढ़ा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो मैं पूरी राशि आपकी 1 करोड़ समझो रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए। मुझे आपका हर महीने का खर्च अभी जानना होगा।
अभी जो मेरा हर महीने का खर्च है मैम टोटल 15 से 16 हजार तक है। आप मैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। चलिए, तो आप 1-2 साल में कब शादी भी करेंगे? हाँ। चलिए, तो यहाँ पे जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और ऐसे में इनके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है इन्होंने 2 बड़े गोल्स जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अहम है अपने लिए सोच लिए हैं। रकम कितनी कम ज्यादा है वो आप कैलकुलेट करके बताएं। 1 CR इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, बताएं कैसे पूरा होगा? देखिए 1 CR का जो टारगेट है, अगर 15 साल में इन्हें चाहिए तो मैं कहूंगी इन्हें मिनिमम 20,000 की SIP तो अभी शुरू करनी पड़ेगी। अगर 12% का मैं रिटर्न अज्यूम करती हूँ। मेरे एडवाइस में, जैसे अभी ये सिर्फ 26 साल के हैं, अगर ये अपना रिटायरमेंट गोल थोड़ा और 10 साल से, जो कि इन्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 साल से थोड़ा इसे डिले कर दीजिए तो आप इजीली ये 10,000 5,000 की SIP करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक बात मैं सूरज कुमार से ये कहूंगी कि आपने अभी से जैसे जिस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग की है और आप कह रहे हो कि आप शादी भी करने वाले हो विद इन 1-2 साल के अंदर, तो बहुत सारे और गोल्स आएंगे ये 15 साल में, जैसे बच्चे, उनके एजुकेशन, उनकी शादी और फिर आपका रिटायरमेंट। तो मैं कहूंगी कि आप एक एडवाइजर के साथ बैठे, आप इन सारे गोल्स को अच्छी तरीके से उसका अमाउंट जो भी आपको चाहिए उसका आप प्लानिंग कीजिए और अकॉर्डिंगली उसके सामने एक SIP शुरू कीजिए। तो उस तरीके से उनकी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूजा के हिसाब से 3 साल के लिए जो आपको फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक सिलेक्ट फोकस, L&T इंडिया वैल्यू फंड, रिलायंस स्मॉल कैप फंड आपको पूजा रेकमेंड कर रही है, जिसके जरिए आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश बढ़ाना होगा तो आपको इन्हीं फंड्स में बढ़ाना होगा और जैसा कि आपको पूजा ने समझाया, अपने लक्ष्यों को एक बार फिर से निर्धारित कीजिए, उसके बाद उसे एक राशि दीजिए और समय की अवधि दीजिए ताकि आपकी प्लानिंग एकदम सही तरीके से हो सके। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए पूजा। इसी के साथ योर मनी पे अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, @TH पे ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।